left. अब टाइम तो हो गया भाई, टाइम अप। आप एक बार इस क्वेश्चन का, आप चाहे वीडियो में बैठो या लाइव बैठो, इसका एक स्क्रीनशॉट या फिर पिक ले लो, क्योंकि मैं अभी सम हटा दूंगा बोर्ड से, बोर्ड पे बनाऊंगा ना सम। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट या पिक ले लो आप। ठीक है, मेरे पास तो सम है ही। इरेज करूं? मिलना चाहिए आपको। और मैंने आपको बोला था बनाओ। हाँ, तो पहले ये बताओ किसका बना, पूरा बना? 1 जन, 2 जन, 3 जन, 4 जन, 5 जन टैक्स लाइबिलिटी तक पहुंचे, टैक्स लाइबिलिटी तक निकाल दिए। टैक्स लाइबिलिटी निकाला? नहीं, आंसर बताओ। हाँ हाँ, टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी। तो फिर कहाँ हुआ आपका पूरा? हाँ, टैक्स लाइबिलिटी जिसका आया हाथ उठाओ भाई। 1 जन, 2 जन, 3 जन का टैक्स लाइबिलिटी आया। तो आपने देखा कि पेपर छूटना कितना कॉमन है, कि हार्डली कोई 3 बच्चों का यहाँ पे हुआ है जिनका टैक्स लाइबिलिटी तक सम पहुँचा। तो आपने सबसे पहला मैसेज सीखा, टाइम मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है। कितने जन का टोटल इनकम तक नहीं आया? टैक्स लाइबिलिटी तो दूर की बात, टोटल इनकम भी नहीं आया। नहीं, सबका टोटल इनकम आ गया। तो पहला मैसेज आप लोग को मिल गया कि टाइम मैनेजमेंट इज द एसेंस ऑफ द एग्जाम। तो ऑब्वियसली जिन जिन का टैक्स लाइबिलिटी आ गया वो खुश तो बहुत होंगे आज, कि उनका आज पूरा पेपर कंप्लीट हुआ। दे नो हाउ टू मैनेज टाइम। ओके, अब मुझे आपको बताना है राइटिंग स्किल की इंपॉर्टेंस। अब मुझे आपको बताना है पार्ट मार्किंग। और फिर मैं आपको एक लिए सस्पेंस खोलूंगा, सस्पेंस। एक और चीज़ बताऊंगा, एक आपको बोनस दूंगा, बोनस। वो भी मैं आपको इसी सम से दूंगा। पहले जितना प्रॉमिस किया उतना देता हूँ, उसके बाद बोनस दूंगा। लेट्स सॉल्व दिस सम। यदि ये सम एग्जाम में आ जाए तो कैसे सॉल्व होगा? अच्छा, यहाँ से मेरी टाइम लिमिट काउंट शुरू होती है, ठीक है। At his age 22 years, he first time went outside India, that is Dubai, for a pleasant trip on 8/5/21 and returned on 4/12/22. In Dubai, he won a lottery of rupees 30 lakh on 9/9/21. On 1/1/22, he purchased a flat in India for 30 lakh and let out the same immediately for 25,000 per month. Municipal value of the house is 4 lakh. He paid municipal tax 10% on 31st/3/22. He sold this house for 36 lakh and incurred brokerage of 2%. Find its tax liability for the year. सम शुरू, मेरा आंसर शुरू। आज आपको यह भी मालूम पड़ेगा कि रैंक होल्डर क्या खाते हैं, राइट? मेरा तो रैंक होल्डर वाला प्रेजेंटेशन होना चाहिए, बिकॉज आई एम ए रैंक होल्डर, है ना। वर्क इन 1, डिटर्मिनेशन ऑफ RS।
रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ, भाई साहब का नाम क्या, मिस्टर एच सी होगा, एच पर सेक्शन 61A, एच पर सेक्शन 61, an individual is said to be resident in India. एच पर सेक्शन 61C में आ जाता हूँ. An individual is said to be resident in India if he resided for 60 days or more during the previous year and for 365. जिन्हें लग रहा है कि सर टाइम वेस्ट हो रही है, मैं उन्हें बताऊं कि मैं 15 मिनट ही लूँगा ना ज़्यादा से ज़्यादा. मुझे नहीं मालूम, मैं तो अपना आंसर बता रहा हूँ कि मैं रैंक होल्डर हूँ, मैं कैसे लिख के आता. विद इन द टाइम फ्रेम 15 मिनट, इंक्लूडिंग जो बकवास हो रही है दैट इज इंक्लूसिव, सब इंक्लूड करके. और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड फॉर 365 days or more during 4 years immediately preceding the previous year. Immediately preceding the previous year. In the given case, Mr. X resided in India during previous year 21-22 for, कब आया था बताओ? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च. ये भैया इंडिया से गया है 8/5 को, आ गया 4/12 को. 8/5 को और आ गया 4/12 को. 4/12 मतलब 3 हटा दूं तो 27. 4/12 को 3 हटा दूं तो 28. तो ये 3 2 5 3 90 90 90 90 120 120 146 136. भाई साहब मेरा आंसर आप बीच में बताओ, ठीक है. 136 दिसंबर. ओके दिसंबर 22, मेरा मिस्टेक हुआ फिर तो. 0 फिर आ जाए, टोटल आ जाए 38 days. Therefore, Mr. X is a non-resident in India as he neither satisfy 61A nor 61C. खत्म. खत्म. वर्की नंबर 2. एच पर सेक्शन 5. Non-resident will be liable to pay tax only for income which are either received in India or earned in India. Therefore, his lottery income earned and received in Dubai is not taxable. Rental income and capital gain for Indian property, obviously earned in India, हाँ बोलो, earned in India is taxable. Working 2 over. Working 3 में जा रहा हूँ मैं. इरेज. एक पिक ले लो फटाक से यार, थोड़ा सा इरेज हो गया. एक ही ले लो, भले ही क्या फर्क पड़ता है. इरेज.
कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, ये मेरा वर्किंग 3 है, क्योंकि मेरे से पूछा क्या जा रहा है, फाइंड टैक्स लायबिलिटी, वो मैं बाद में बताऊंगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जीएवी, म्यूनसिपल वैल्यू हो गया 4 लाख इंटू 3/12 इक्वल टू 1 लाख, क्योंकि 1 जनवरी कोई प्रॉपर्टी बना था उसका। और ARR है, कितने में लेट आउट किया है, कितने में लेट आउट किया है, उसने लेट आउट किया 25,000 पर मंथ में, है ना, हाँ 25,000 पर मंथ में। तो 25,000 इंटू 3 मंथ, ARR हो गया 75,000। तो उसका GAV आ गया फाइनली 1 लाख रुपए, लेस म्यूनसिपल टैक्स 10% 10,000 रुपये, 90,000 रुपये। NAV आ गया 24A 27,000 आ गया, 24B है ही नहीं, तो उसका इनकम आ गया 63,000। नेक्स्ट हेड है कैपिटल गेन, उसने प्रॉपर्टी बेचा है, सेल कंसिडरेशन कितने में बेचा बाबू, 36 लाख, लेस एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, अरे बोलो 1% नहीं 2% है ना, 72,000, ये आ जाता 3528। नेट सेल कंसिडरेशन और COA हो गया 30 लाख। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया 5,28,000। और आईफॉस लॉटरी इनकम नॉट टैक्सेबल, उसका GTI आ गया, GTI आ गया सब मिला के, ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम कुछ भी नाम दो, सब मिला के आ गया 5,611 5,28 और 60 568 571 आंसर। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ये मेरा आंसर है, बॉडी ऑफ आंसर है। फर्स्ट 2,50,000 नील, चलो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, आपकी 2 तरह की इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी इनकम एंड टोटल इनकम। तो आपकी टोटल इनकम है 571, उसमें से हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 63,000 और ये इनकम है 528, ठीक है ना, 6 2 8 9 सही बोल रहे भाई, 591। और उसमें से अपना एग्जाम्पशंस है 2.5 लाख का, तो 2.5 लाख का मैंने यहाँ पे छूट दिया, उसमें से 63 यहाँ पे गया और बचा हुआ 187 यहाँ से गया, तो ये मेरी इनकम बची 4 लाख नहीं 8 हिस्सा ये तो, और यहाँ में से आ गया 4 और 4 में से दिया 3, 341। और इसमें मेरे को टैक्स देना पड़ेगा @ 15%, 341 का 15% हो गया 45,000 51,000 51,500 51,150, और इस पर सरचार्ज नहीं लगेगा, सेस तो लगेगा ही 4%, इसका 4% हो जाएगा 2,000 और 230 रुपये शायद 53,380 रुपीज टैक्स लायबिलिटी। ऑल्टरनेट बस एक ही ऑल्टरनेट है, एक ही आंसर आएगा, 15 मिनट में बनाया सर, बीच में दपाष्टमी हुआ। एग्जाम में कैलकुलेटर यूज करता, इतना ओवर कॉन्फिडेंटली कैलकुलेशन नहीं करता, लेकिन एग्जाम में मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लेता। ये सब टोटल मैं कैलकुलेशन से रीचेक कर लेता, ये जो मैंने अभी निकाला है विदाउट कैलकुलेटर, वो मैं सब कैलकुलेटर से एक बार चेक कर लेता, उसमें मेरा 8 मिनट मैक्सिमम और लगता। 15 मिनट में हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, मेरा 15 मिनट में हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो बहुत ताबड़तोड़ पतले की तरह लिख रहा था क्या? नहीं, बहुत चल रहा है, ऐसे एक्शन हो रहा था? नहीं, नॉर्मल था, कूल था। अब बात करते हैं, मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया कि कैसे टाइम मैनेज की जाती है। अब आप इस मॉड्यूल आंसर से
अपने आंसर्स को कंपेयर करके देख लो, वेयर डू यू स्टैंड। ठीक है, ये यार्डस्टिक है, ऐसा नहीं है कि ये तो बहुत ही अच्छा है, ऐसा कौन लिखेगा। नहीं नहीं, इंस्टीट्यूट जो पेपर देगा ना हमें चेकिंग के लिए, वो इससे भी थोड़ा अच्छा भली दे दे, ऐसा तो देगा ही देगा, एटलीस्ट ऐसा देगा ही देगा। और इससे कंपेयर करेंगे हम आपके आंसर्स को, और फिर जितना आपको मिलना चाहिए उतना हम देंगे। दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एग्जाम्स के बाद अपने रिजल्ट से डिससेटिस्फाइड रहते हैं। वो लोग बोलते हैं हम तो पूरा राइट ही किया था, मेरा मार्क्स नहीं आया। पूरा राइट ना अलग बात है, और राइटिंग स्किल होना अलग बात है। ठीक है, अब वो बच्चे को बहुत अच्छी बुद्धि आ रही होगी जो यहाँ पे पसंद करते हैं ऐसे लिखना 30% ऑफ NAV। उन्हें समझ में आ गया होगा कि पूरी दम लगा के लिखेगा ना तब भी समय पे नहीं हो पाएगा। बकवास मत कर, यहाँ पे ड्रामा करना, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम, ये सब ड्रामा मत कर मेरे सामने। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पेंसिल से लाइन खींचना। तो जब पेंसिल से लाइन खींच रहा था ना तभी मुझे तेरे पे तरस आ रहा था कि तू पास कैसे होगा। तो तुम्हारी जो स्कूलिंग गई ना अच्छी वाली, आई अप्रिशिएट, अच्छी से स्कूलिंग किया आपने, पेंसिल से लाइन खींचा है, आप ज्योमेट्री बॉक्स क्लास में लेकर आते हो, नाइस। परंतु अब वो दिन नहीं रहे यार, यहाँ पे तो ताबड़ तोड़ लिखना है। चलो ठीक है, पहले तुम्हारा परफॉर्मेंस देख लो। इसका ये TI राइट आ गया 591। टैक्स लायबिलिटी तो पूछ ही नहीं रहा हूं यार, ये तो रियल में थोड़ा सा स्टैंडर्ड का था, टफ था। TI किसका राइट आ गया? नहीं। अच्छा, TI में ऐसा क्या था जो क्लास में नहीं हुआ था? क्या इस तरह के सम हमने क्लास में नहीं बनाए थे, जिसमें प्रीवियस ईयर 3 महीने का होता है, 9 महीने का होता है, 7 महीने का होता है? नहीं बनाए थे हमने? बनाए थे। क्या उससे बहुत टफ आ गया था ये वाला? लॉलीपॉप था। किसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी राइट आ गया? चलो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी काफी बच्चों का राइट आया है, लेकिन TI राइट नहीं आया, कोई बात नहीं। कैपिटल गेन मैंने बहुत टफ दे दिया होगा शायद। अच्छा, तो कैपिटल गेन कितने का राइट हो गया? ऑलमोस्ट पूरी बैच। पार्टली, इसमें पार्टली, इसमें भी पार्टली। लगा दिए ना इंडेक्सेशन, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म कर दिए ना। और मेजॉरिटी ने मिस्टेक क्या किया? लॉटरी को डाल दिया, लॉटरी को टैक्स कर दिया। अच्छा, जब मैं लिख रहा था ना तो बंदा वहां से बीच में मेरे को इंटरप्ट कर रहा था, और तो लिखते हो बे, इतना लिखना पड़ेगा उसको। जब मैं लिख रहा था ना कि एज पर सेक्शन 5, तब उसका बुद्धि ठिकाने आ गया होगा कि मैंने लॉटरी वाला रॉन्ग कर दिया। इसका मतलब जब आप लॉ लिखते हो तो आपकी बुद्धि ठिकाने पे आती है। तो किसी को ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो आप लॉ लिख के, आप लॉ लिख रहे हो ताकि आप आगे न्यूमेरिकल रॉन्ग ना करो। और प्लस मार्क्स तो है ही, मार्क्स तो है ही ऑब्वियसली, उसमें मार्क्स है तभी तो लिखा गया है। राइटिंग स्किल मैंने आपको बता दी, टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया। अब आपको मालूम पड़ गया कि जिन्होंने 15 मिनट में यहाँ पे सम बना के मुझे बोला है कि आई ऑल्सो कंप्लीटेड विद इन 15 मिनट्स, उनका आंसर्स और एक अच्छा आंसर, एक अच्छा नहीं, एक आंसर जिसमें मार्क्स मिलते हैं, में कितना डिफरेंस है। ठीक है, यदि आप एग्जाम में इधर उधर झाँक रहे हो या सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेट आपका पेपर छूट रहा है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देगी कि आप कहाँ पे हो। जो एकदम बैंड होते ना, तड़ाक तड़ लिख रहा है ना, आजू बाजू वाला पूछता है तो बोलता है भाई प्लीज़ थोड़ी देर बाद बताओ ना, फिर तर 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 लिखता है ना, सिर्फ उसी का पेपर कंप्लीट होता है, बाद बाकी सबका पेपर छूटता है। या फिर बिलो स्टैंडर्ड आंसर्स लिखते हो लोग। तो बोल भी दे मेरा 100 नंबर का पेपर हो गया, 10 मिनट पहले मेरा पेपर हो गया, हमारा सब हो गया, कुछ नहीं था, पेपर आसान था, छूट है, उसका बिलो स्टैंडर्ड है। ओके, अब अपने बात कर रहे हैं सेकंड में मार्किंग। सिंस आपका गड़बड़ हुआ, अच्छे से नहीं हुआ, लेट्स सी आपको 10 में से कितने मिलेंगे। ठीक है, मैंने सबसे पहले एक RST थ्योरी लिखी थी 61C वाली, और उसके बाद मैंने इसमें डिसीजन दिया था ही इज NR। ये थ्योरी लिखने में और उस डिसीजन को लाने पे मुझे 8 नंबर और 8 नंबर मिलेंगे।
यदि आपने थ्योरी लिखी है तो 8 नंबर ले लीजिए, आपका डिसीजन भी राइट आ गया तो आप 8 नंबर ले लीजिए। अब बताओ किसको इस 2 में 2 मिले? किसी को नहीं मिले, तो आपके ये 2 नंबर चले गए। ठीक है। दूसरी बात, फिर मैंने लिखा सेक्शन 5 के अनुसार उसकी इनकम, एनआर की इनकम जो इंडिया में रिसीव्ड होती है या अर्नड होती है वो टैक्सेबल होती है। इस बात पे मुझे 8 नंबर मिलेंगे। आपने दी ये थ्योरी लिखी है कि एनआरकी से वो इनकम टैक्सेबल होती है विच इज अर्नड और रिसीव्ड इन इंडिया। यदि आपने थ्योरी लिखी है तो आपको 8 नंबर या हाफ नंबर इस पे नोट में मिलेंगे। ऑब्वियसली आपने नहीं लिखा है तो आपके 3 नंबर बेवजह चले गए। यहाँ पे आपने जो म्युनिसिपल वैल्यू 4 लाख लेके जो पाप किया है, जिसको बोलते हैं सिली एरर, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, ये तो आपको आता ही था, बट यू हैव नॉट रिटन दिस। सिंस यू हैव नॉट रिटन दिस, देयरफॉर आपके मार्क्स चले गए। तो जिन बच्चों का न्यूमेरिकल अच्छा हो या नहीं हो, फिर भी वो टैक्स में पास हो सकते हैं बाय राइटिंग इन अ प्रॉपर मैनर। तो 3 नंबर तक तो मैं न्यूमेरिकल पे मार्क्स ही नहीं दे रहा हूं, 3 नंबर तक मैं उन सबको मार्क्स दे रहा हूं जो लॉ लिख रहे हैं। अब लॉटरी इनकम उसकी टैक्सेबल नहीं होगी, ये जिस बच्चे ने लिख दिया उसको फिर हाफ मार्क्स या 1 मार्क मिल जाए। 10 नंबर का समय, इसलिए मैं यहाँ पे 1 अलॉट कर रहा हूँ। मैं यदि इसको बोलता है एग्जाम में 5 नंबर का आएगा तो तुम लोग पढ़ाई छोड़ के भाग जाओगे, बट 5 नंबर के लिए इतना आएगा, लिटरली ये 5 या 6 नंबर का ही आएगा। और वहां पे फिर ये 1 की जगह हाफ हाफ होते जाएगा। एनी हाउ, ठीक है, अभी अपने 10 नंबर के हिसाब से मार्किंग कर रहे हैं। तो यदि आपने लिख दिया कि लॉटरी इनकम इज नॉन टैक्सेबल बिकॉज इट इज अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इस बात को लिखने के लिए आपको 1 मार्क मिल जाए। ये 1 मार्क किसी को मिले क्या? नहीं मिला, तो आपके 10 में से 4 नंबर चले जाए। अब जीएवी की वर्किंग दिखाने के लिए आपको 8 नंबर, और जीएवी का राइट आंसर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का राइट आंसर करने के लिए आपको 8 नंबर, या फिर ऐसे समझ लो यहां पे हाफ नंबर और यहां पे हाफ नंबर। अब देखो आपको 2 में से कितने मिल जाए, उठाना शुरू करो नंबर, नहीं लिखना शुरू करो अपने कितने नंबर हुए। आपके मार्क्स तो मालूम पड़े 10 में से कितना आएगा। अपने मार्क्स बैठाने शुरू करो कॉपी में, सर मेरे तो इतना, अभी 8 मिला, अभी आधा मिला, अभी 1.5 मिला, अभी 2 मिला, अभी तक बैठाते जाओ। हाँ, अब जिसने ये कैपिटल गेन में सब कुछ सही सही कर दिया उससे 8 नंबर, और जिसका टीआई राइट आ गया उसको 8 नंबर। कैपिटल गेन जिसने सही निकाल दिया उसको 8 नंबर, और दोनों सही निकाल दिया, सॉरी तीनों सही निकाल दिया, इसके लिए 8 नंबर। ठीक है, 4 वहां पे थे और 3 नंबर यहां पे अलॉट हो चुके हैं, नहीं 4 नंबर यहां पे अलॉट हो चुके हैं, 1 2 3 और 4, 8 नंबर अलॉट हो गए। ठीक है, और इसमें आपको 8 नंबर इस पे मिल जाएगा, 8 नंबर इस पे मिल जाएगा। डेटा पे मार्क्स है, मैं तो शुरू से बोल रहा हूं डेटा पे मार्क्स है। दिस इज प्रोफेशनली कॉल्ड पार्ट मार्किंग। पार्ट मार्किंग। अब आप देख लीजिए, आप जो राजी होकर आए थे एग्जाम्स देने के बाद कि मैंने पेपर वाला अटेम्प्ट किया है, ये क्वेश्चन मेरा राइट है, थोड़ा बहुत रॉन्ग है, 10 में से 5 तो देगा ही देगा। Now check yourself how far you are from the reality. कितना आया 10 में से? टेल 1 by 1 कितना आया? 4। नाइस, आई होप तुम्हारा हाईएस्ट आएगा। हाँ, 1 3 0 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर, तेरा हाईएस्ट आया दुबे। तुम्हें एक चीज़ और मिल गई, सबको एक मैसेज और मिल गया, क्लासरूम परफॉर्मेंस अलग है, एग्जाम हॉल परफॉर्मेंस अलग है। ठीक है ना? तो कई ऐसे हमने जादू देखे जिस बच्चे से कोई उम्मीद नहीं थी, वो बच्चा पास होकर दिखाया। तो पूरी बैच में सिर्फ एक बच्चे का 40% मार्क्स आया है। ठीक है, तो दुबे तुम कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना, दम लगा के काम करना। क्या समझा? हाँ, कुछ भी, एनीथिंग कैन हैपन।
ये 2020 का मैच है बॉस, इसमें 7th प्लेयर आके 30 रन मार सकता है। पार्ट मार्किंग का परिचय हो गया सबको? आपको ये परिचय मिल गया कि जिस एग्जाम को आप फेस करने जा रहे हो वो प्रोफेशनल एग्जाम है यार, उसमें हम आपको प्रोफेशनल्स बनाते हैं। प्रोफेशनल उसे बोलते हैं जो प्रोफेशनली बिहेव करता है यार। मैंने कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया क्या बोर्ड पे, पहले बताओ? नहीं, मैंने वही किया जो तुम्हारे अंदर था, बस तुमने लिखा नहीं, मैंने लिखा। राइटिंग स्टिल क्लियर? आप बहुत दूर हो, आपको बहुत सिंसियरली एग्जाम्स को लेना चाहिए। आप जिस कैजुअलिटी के साथ एग्जाम्स वर्ड को अभी तक लेते आए हो वो नहीं चलेगा। आप लोग अभी तक मास्टर जी लोग से पढ़ते आए हो, जो एग्जाम लेते हैं बता है तुम बोला है क्या है कितना देर पढ़ा, वो कल्चर यहाँ नहीं है सर। वो हम लोग भी कभी कभी बोल देते कितने देर पढ़ा क्या पढ़ा, टू मेक यू कूल, बट दिस इज रियलिटी। तो आप अपने एटीट्यूड में थोड़ा सा ग्रेविटी ले आइए। हम लोग डे टू डे मामले में बहुत कूल रहते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ आपको एक प्रोफेशनलिज्म डेवलप करना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू बी प्रोफेशनल, और ये करके आपको अच्छा लगेगा। अभी आपको लग रहा है कैसे होगा, परंतु जिस दिन हो जाएगा उस दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये सीए के सिलेबस में, बीकॉम के सिलेबस में कंटेंट तो मोटा मोटी सेम ही रहता है, परंतु बीकॉम को 10,000 कोई नहीं देता, सीए को लाख रुपया महीना देता है होने के साथ ही। वाई? बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ दिस फाइननेस, बिकॉज ऑफ दिस डिसेंसी। तो ये डिसेंसी, ये फाइननेस, ये एक्यूरेसी, ये परफेक्शंस आपको अपने में लाना पड़ेगा। यू नीड टू बी कोहली रेदर देन किशन। गॉट इट? गॉट इट? किशन बहुत अच्छा प्लेयर है, आई रिस्पेक्ट हिम, परंतु क्लास कोहली वाला चाहिए, प्रोफेशनलिज्म चाहिए, एवरीथिंग बैलेंस्ड। न इसमें मैंने कुछ ज़्यादा लिखा, ना मैंने इसमें कुछ कम लिखा। मैंने शॉर्ट फॉर्म भी यूज किए। कई लोग बोलते हैं ये सब करने से मार्क्स मिलेंगे, ये नहीं लिखेगा तो तेरा सम कंप्लीट होगा। जो लोग मेरी स्पीड से खुश नहीं थे उन्हें समझ में आ गया मैं अपने प्रोफेशन के प्रति कितना ऑनेस्ट हूँ। मैं कभी बच्चों को लॉलीपॉप नहीं देता कि वो हेल्थ से में बेटा फॉर्मूला क्या है, हाँ बोनस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। नॉनसेंस। हेल्थ से ऐसे करेगा तू और तुम बन जाएगा सीए। हेल्थ से मतलब 50% इंटू टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट, और वो भी मत बोल, सीधा कर दे बेसिक वेजेस प्लस हाफ, चल बड़ा हाफ ऑफ टाइम सेव्ड। ड्रामा मत कर। यहाँ पे एग्जाम्स बहुत स्टैंडर्ड का एग्जाम्स है। वो टीचर्स जो पढ़ाते हो क्लास को एक इन्वायरमेंट देने के लिए पढ़ाते हैं, रिस्पेक्ट ऑल, परंतु दैट इज नॉट द अप्रोच। ठीक है, डे 1 में तुमने बोला था सर आपकी स्पीड बहुत तेज़ है, परंतु आई कैन नॉट हेल्प इट यार। ये मेरे को पता है, मेरे से मैं इसको ड्रैग करता हूँ पूरी क्लास में, बट आई कैन नॉट हेल्प इट। ऐसे नहीं पढ़ाऊँगा तो तुम्हें परिचय ही नहीं मिलेगा। ये पीछे रह जाता, मैं इसको खींचता रहता हूँ जाके, बाबू आ घर पे पढ़, घर पे पढ़, यही इसको बोलते रहता हूँ। नाराज़ होता होगा शायद, कोई टीचर इसको बहुत पसंद आता होगा जो धीरे पढ़ा रहा है, परंतु नहीं। अब मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ बोनस। इसी सम को तुमने इतनी शिद्दत से सीखा है तो लेट्स एंजॉय द बोनस। सब बोनस में क्या देंगे सर, मैं बताता हूँ। वीडियो वाले बच्चों मज़ा आ रहा है ना? वीडियो वाले बच्चों सुनो, आप अपने स्ट्रैटेजी से पास होंगे, ज़्यादा पढ़ने से कोई पास नहीं हुआ है। और आज आपको स्ट्रैटेजी मिल गई कि आई नीड टू बी वेरी डिसेंट एनफ, वेरी वेरी प्रोफेशनल एनफ while मेकिंग माई आंसर्स, राइट। अब आओ बोनस। कुछ बच्चों के दिमाग में ये फितूर आ गया है कि एमसीक्यू आसान होता है और ऑब्जेक्टिव आंसर, सब्जेक्टिव आंसर्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। उन्हें लगता है हमारे एग्जाम में एमसीक्यू आएगा हम पास हो जाएगा। एमसीक्यू अपने 30 नंबर का आएगा, उसमें से 30 में 25 टाल लेंगे। और कुछ बच्चे पढ़ाते समय भी मेरे को टोकते हैं, ऐसा थोड़ी आएगा, हमारे तो एमसीक्यू आएगा।
ऐसा थोड़ी आएगा, हमारे तो एमसीक्यू आएगा। आप इतना डंडी खींच खींच से सम बनाते हो, इतने बड़े बड़े सम्स देते हो, क्यों देते हो? हमारे तो एमसीक्यू आएगा। आज उन सब बच्चों को बोनस मिलने वाला है। आज मैं उन्हें बताऊंगा कि एमसीक्यू और सब्जेक्टिव आंसर्स में क्या अंतर है। ठीक है, पहली बात ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में कोई अंतर नहीं आएगा। जो आप सोच रहे हो ना कि एमसीक्यू में आपको लॉलीपॉप दे दिया जाएगा, मैं बताता हूं एमसीक्यू एग्जाम में कैसे पूछते हैं। एमसीक्यू में यही का यही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होगा। यही का यही क्वेश्चन जो आपको अभी नजर आया था, जिसका आपने फोटो ले लेके बैठे हो, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लेके बैठे हो, यही का यही क्वेश्चन आपको कॉपी पेस्ट करके देंगे, या ऐसा ही क्वेश्चन देंगे। यही लेंथ, हाँ यही लेंथ, ऐसे 10 लाइन का, हाँ 10 लाइन का, मतलब इसमें सब तो है, आरएस है, एचपी है, सीजी है, सब मतलब सब मिला के देगा। हाँ सब मिला के देगा, इससे भी ज़्यादा बड़ा बना सकता है। कभी अपने पेपर्स तो देखो यार, एमसीक्यू वाले पेपर्स कैसे बनते हैं। हाँ वो हमारे ऐप में जो आप खेल रहे हो वो सब गेम है, उसका नाम मैंने गेम दिया है। दैट्स फन, दैट्स अ डेवलपिंग प्रोसेस, दैट इज नॉट एग्जाम। ऐसा ही का ऐसा क्वेश्चन आपको बना के दे दिया जाएगा, कहानी। बस इसमें क्या दे दिया, फाइन टैक्स लायबिलिटी। वो फाइन टैक्स लायबिलिटी हटा के अब आप इसको एमसीक्यू वर्जन लो। इसको कॉपी में जाइए, मैं इसका आपको एमसीक्यू वर्जन देता हूँ। हाँ एक आधा पेज छोड़ दो वो सम पेज से कॉपी करने के लिए, आधा पेज छोड़ दो, आधा पेज या 10 लाइन 6 लाइन जो भी लगती है। नहीं 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 नहीं, मेरे आंसर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। आधा पेज छोड़ दो या 10 लाइन छोड़ दो, 6 लाइन छोड़ दो, जितना भी आपको लगता है वो क्वेश्चन की लेंथ है आपकी हैंड राइटिंग के अनुसार। उसके बाद एमसीक्यू में क्या हो जाएगा, आंसर दी फॉलोइंग, आंसर दी फॉलोइंग और ए, 1 का ए, ये जो क्वेश्चन नंबर है ना, ये 1 है। 1 में पहले कहानी दे दिया पूरा सम, एच वेंट टू दुबई, फलाना, रिटर्न, परचेज प्रॉपर्टी, लॉटरी, लेट आउट, सब कहानी पूरी दे दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एच, आरएस ऑफ एच। ऑप्शंस इज ओआर, एनओआर, एनआर, नथिंग। आंसर द फॉलोइंग, 1B, gross annual value of the house property. Options are 4 lakh, 3 lakh, 75,000, 1 lakh. 1 का C, income from house property shall be. Options 3,62,000, 1,28,000, 63,000, none. 1 का D, 1 का D, कैपिटल गेन शैल बी, कैपिटल गेन शैल बी। ये तो मेरा कैपिटल गेन का आंसर याद आ रहा है, 5,28,000, यही था क्या? हाँ तो 36 में से थी 6 लाख, 5,28,000, 3,29,000, नन। 1 का E, his gross total income shall be 36,63,000, नहीं 36 lakh, 35 lakh say 91,000, 5 lakh 91,000, none. 1 का F, 1 का F, his tax liability shall be, और वैसे ही 4 ऑप्शंस। 6 नंबर का सम आप देख लो, आपने तो किया ही है, प्रोसेसिंग तो वही है। इसमें कितना उठा लिए, इसमें कितना उठा लिए, इसमें तो और परफेक्शन चाहिए। उसमें तो फिर भी लॉ लिख के 3 नंबर आ गए थे, उसमें तो लॉ लिख के फिर भी 3 नंबर आ गए थे। इसमें तो यार, तो तुम बच्चा है क्या, थॉट प्रोसेस थोड़ी चेंज हो जाएगा एमसीक्यू आने से। थॉट प्रोसेस तो वही रहेगा,
खाली थोड़ा लिखना बेसी या लिखना कम? और नहीं सर, बाजू वाले से पूछे कर लेगा, कर ले, पूरे बैच मिलके कर ले, कितना आ जाएगा? पूरे क्लासरूम में किसी का नहीं पास होता, तुम पूछते क्या कर लेगा? पूछेगा तो और फेल होगा। पूछने का मालूम क्या कल्चर है? उसको 2 बताऊंगा तो मैं तो 1 बता देगा, तो 2 से कुछ भी बता देना यार। 1 का मेरा तो डी आ रहा है, इसका भी डी आ रहा है, जा मर। तू बता तेरा 2 का क्या आ रहा है? 2 का मेरा तो सी आ रहा है, सी। 1 का तेरा क्या आ रहा है? बी। मेरा डी का के मैं बी कर दिया, तेरे तो डी बता के छोड़ दिया। दिस वे वी डू, दिस वे वी डू। आप और हम भी एग्जाम ऐसे ही करते हैं। उसको बताऊंगा नहीं तो वो मेरे को नहीं बताएगा। मेरे को तो 1 भी नहीं आता, तो उसको 2 कुछ भी बता दे। पीछे वाले से जो जाता है उसको बता दे, इससे वाले से जो जाता है उसको बता दे, कहीं से बटोरा के बार्टर करके ले आए मार्क्स। तो सभी तो चोमू बैठे हैं, तुम कहां से पास हो जाएगा चोमू के बंडल में? गॉट इट? तो एमसीक्यू में आप पूछ के पास हो जाएंगे, ये मिथ है, पक्का वाला मिथ है। और एमसीक्यू सब्जेक्टिव से आसान होता है, ये भी मिथ है। और जो आप सोच रहे हो एमसीक्यू ऐसा आएगा, रेसिडेंट इज सेड टू बी, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही स्टेज इन इंडिया 180 days, 182 days, 183 days, 184 days। इफ यू आर थिंकिंग लाइक दिस, तो आप अपनी उम्र से 25 साल पहले हो, और एग्जाम आपकी उम्र से 2 साल बाद लेता आएगा, एडवांस। फॉरगेट कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, फॉरगेट इट। द ओनली वे वी नीड टू बी गुड एनफ। मजा आया? मजा आया? आपको बोनस मिला, एमसीक्यू के भरोसे पास हो जाएंगे, बहुत बड़ा मिथ है ये। सिर्फ एक चीज़ आपको पास करा सकता है, वो आपकी मेहनत, स्टैंडर्डाइज मेहनत। सर हम लोग मैं सच्ची बताऊं, मैं फाउंडेशन का एफ नहीं जानता, मैं फाउंडेशन के पेपर तक नहीं देखता। फाउंडेशन में आज की डेट में कौन से 4 पेपर है मुझे ये भी नहीं पता। अकाउंट्स मैथ्स तो है ही, और 2 पेपर कौन से पता नहीं। तो आई एम नॉट बॉदरिंग अबाउट कि वहाँ पे आपने कितनी मेहनत करके क्या किया, क्योंकि वो वैसा ही है कि इंटर पढ़ने के बाद फाइनल जितना टफ हो जाएगा ना, उतना ही फाउंडेशन के बाद इंटर। कुछ नहीं है फाउंडेशन, बच्चा लोग पास कर लेता है, फाउंडेशन में है ही क्या? कुछ नहीं है फाउंडेशन में। आप ऐसे समझ जाओ ना, जो जो फाउंडेशन पास करते हैं वही तो इंटर देते हैं। हाँ, तो जो 100 फाउंडेशन पास करते हैं उसमें से 18 इंटर में पास होते हैं। तो फाउंडेशन का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, भूल जा, छोड़ आए हम वो लिया, छोड़ दे अब स्टैंडर्डाइजेशन पे मेहनत करो। सबको मैसेज मिल गया कि हमें अपना स्टैंडर्ड अपलिफ्ट करना पड़ेगा, न राइटिंग का न किसी चीज़ का, स्किल का। स्पीड लेकर आनी पड़ेगी, भले वो आपके टीचर स्लो पढ़ाते हो, ही इज़ गुड एनफ, यू शुड अप्रिशिएट हिम कि वो आपको सारी चीज़ समझा देते हैं, यू शुड रिस्पेक्ट हिम। लेकिन आपको अंदर ही अंदर मेहनत करनी पड़ेगी कि सर भले 15 मिनट में सम कराते हैं, मैं इसको 3 मिनट में करूँगा, क्योंकि एग्जाम में मुझे 3 से 5 मिनट ही मिलेंगे।